वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट हाउ कैन वी प्रिडिक्ट अ केमिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रम। यानी आपको एक एनएमआर स्पेक्ट्रा दिया हुआ है लाइक दिस वन। आपको वहाँ पे तीन चीज़ें शो हो रही हैं कि आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहाँ पे आपका कौन सी पीक आ रही है, सिंगलेट आ रही है, डबलेट, ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट क्या आ रही है, और उसके साथ साथ आपको दिया हुआ है केमिकल फार्मूला। और आपसे ये डिमांड की गई है कि आप जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर लूसीडेट करके बताएं कि भाई ये वाला केमिकल स्ट्रक्चर है जिसका ये एनएमआर स्पेक्ट्रा है। तो आप कौन से रूल्स फॉलो करेंगे उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जिसको वन बाय वन फॉलो करते हुए आप जो है स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। देन मैं आपको हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कैलकुलेट करना बताऊंगी जो कि फर्स्ट हमारे पास स्टेप होता है इन एलुसिडेटिंग द स्ट्रक्चर। उसके बाद इसको अप्लाई करना बताऊंगी। देन वी विल अप्लाई ऑल दी अबव स्टेप्स ऑन दी स्पेक्ट्रा और हम ये स्पेक्ट्रा जो है वो सोल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने स्पेक्ट्राज अंदर ऐड किए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 15+ हमारे पास स्पेक्ट्राज है जिसको हम क्या करेंगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर से पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले आपको लेट्स सपोज कोई भी केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे केमिकल फार्मूला शो हुआ था C5H10O2। अब इस फार्मूले को सबसे पहले आपने यूज करते हुए हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स का फायदा क्या होता है कि आपको पता चल सकता है कि क्या इस फार्मूले के अंदर कोई रिंग तो नहीं है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई पाई बॉन्ड मौजूद तो नहीं है। लाइक आपके पाई बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन, आपके रिंग होने की आइडेंटिफिकेशन इट गिव फ्रॉम हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। यानी आप अनसैचुरेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करते हुए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर रिंग है या नहीं है। ये आपको क्या करेगा, ईजी आपको आप रहेंगे, आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप केमिकल स्ट्रक्चर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। इसके बगैर भी हो सकता है लेकिन ये करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देन आपने सिग्नल्स काउंट करने हैं। सिग्नल काउंट करने से क्या होता है कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया कि सिग्नल हर एक का केमिकली इक्विवेलेंट जो प्रोटोन है उनका एक सिग्नल होता है। तो जब आप नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कितने डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर प्रोटोन प्रेजेंट है। लाइक हमारे पास ये है CH3 CH2 Cl है, तो इसके अंदर टोटल हमारे पास आ रहे हैं 2 सिग्नल। तो जब आपको एक स्पेक्ट्रा दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का स्पेक्ट्रा है और कौन सा इस स्ट्रक्चर का स्पेक्ट्रा है। जैसे आपको पता चला कि दो सिग्नल शो करे, यू विल डेफिनेटली जो है वो गेस कि हमारे पास ये जो है इसका है, जिसके अंदर हमारे पास इथाइल के साथ क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स मैटर अलॉट। तो हाँ, आपने क्या करना है, सिग्नल्स काउंट करने हैं। एज ए रिजल्ट आप पता चल जाएगा कि कितने यूनिक टाइप के हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। देन आपने इंटीग्रेशन चेक करनी है। अब इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे कि पिछले लेक्चर के मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर इंटीग्रेशन इज अबाउट कि आपके जो सिग्नल है, लाइक हमारे पास कोई भी जैसे ये सिग्नल है तो इसकी जो लेंथ है वो आपको बता रही होती है इंटीग्रेशन के बारे में। कुछ स्पेक्ट्रास के अंदर इंटीग्रेशन नहीं दी होती, उसके बगैर भी पता चल जाता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन दी हुई है तो अपनी इंटीग्रेशन चेक करनी है, क्योंकि जितनी आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है मोस्टली आपके वहाँ से नंबर ऑफ प्रोटोन्स भी पता चल जाते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटोन डिस्टिंक्ट कितने। देन हमारे पास आते हैं केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से क्या होगा, केमिकल शिफ्ट का टेबल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर दिया था उसके अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि किस तरह का एटम किस तरह का केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहाँ पे शो करता है। 2 पे कौन करेगा, 4.5 से 6.5 होगा तो वो एरोमेटिक रिंग होगी, और इस तरह हमारे पास जो है वो 2.5 से 2 के करीब करीब शो हो रहा है तो मे बी 2 से 2.5 के दरमियान वाला कार्बन के साथ वाला CHO। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आपने N+1 रूल को फॉलो करते हुए आपने नेबरिंग हाइड्रोजन जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं, एंड एट दी एंड आपने जो फ्रेगमेंट्स बने उनको असेंबल कर लेना और आपका जो फार्मूले से मैच हो रहा होगा वो आपका निकल आएगा केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये रूल्स फॉलो करते हुए, ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आप इजीली केमिकल स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। सो हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मे बी यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स और हाइड्रोजन और अनसेचुरेशन इंडेक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप HD यानी हमारे पास हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेट्स सपोज आपको कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, जैसे C5H10O2 दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इसके कार्बन नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग ना आपने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला लिख लेना है। उसके बाद अगर आपके इस कंपाउंड के अंदर, लाइक हम यहाँ पे अगर देखें तो C5H10 की जगह हमारे पास अगर इसका सेचुरेटेड फार्मूला बना है तो वो आ जाएगा C5H12।
अब उसके हिसाब से हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम का फार्मूला क्या होगा, C5H12। अब ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, अब हमारे पास जो अल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, ठीक है। तो अगर आप n की वैल्यू 5 पुट करें जो कि यहाँ पे है, तो C5H25+2 हमारे पास आता है C5H12। तो हमने उसके हिसाब से क्या कर लिया, राइट अ फार्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने लिख लिया। उसके बाद हमने अगर कोई आपके ग्रुप 5 के एटम मौजूद है, लाइक नाइट्रोजन या फॉस्फोरस मौजूद है, तो आपने एक हाइड्रोजन नंबर इंक्रीज कर लेना है। और अगर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यानी ग्रुप 7 का एटम मौजूद है, तो आपने एक नंबर प्रोटॉन का माइनस कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है, ऑक्सीजन, तो आपको कोई भी नंबर माइनस या प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे C5H12, नीचे वाले फार्मूले को लिखोगे, और O2, यानी 2 ऑक्सीजन ऐड किए, लेकिन हाइड्रोजन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन होता तो हमने एक माइनस करना था, क्लोरीन होता तो हमने नाइट्रोजन होता था हमने एक प्लस करना था, और क्लोरीन होता था हमने एक माइनस करना था। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है तो C5H12O2 आ गया। ये हमने खुद से फार्मूला एक बना लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो फार्मूला आपके पास बना है C5H12O2, इसको कंपेयर करना है फर्स्ट वाले के साथ। अब जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास डिफरेंस आएगा 2 हाइड्रोजन का, यही C5H10O2, ये C5H12O2 है। तो 12 है, एक में 10 है, तो कितने प्रोटॉन का डिफरेंस आया, 2 का। अब ये जो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, इसको आपने 2 को डिवाइड कर देना है, जितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है उसको 2 पे डिवाइड करना है। एज रिजल्ट आपके पास आंसर आ गया 1, और ये 1 की वैल्यू आपका होगी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब आया क्या, हमारे पास एक आ गई इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। जब एक होती है ना हमारे पास वैल्यू, इट मीन्स कि हमारे पास या तो 1 डबल बॉन्ड है, क्या है, या तो 1 डबल बॉन्ड है, या फिर हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक रिंग मौजूद है। एक से मुराद है या तो एक डबल बॉन्ड है या एक साइक्लिक रिंग मौजूद है। अगर 2 वैल्यू आए, इट मीन्स कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है या 2 साइक्लिक रिंग्स मौजूद है, या एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग मौजूद है। यानी हमारे पास क्या हुआ, 1 के साथ 1 डबल बॉन्ड और 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर, 2 के साथ 1 डबल बॉन्ड 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर, और 2 डबल बॉन्ड्स और 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास 4 वैल्यू आ रही है, 4 मोस्टली आती है बेंजीन के केस में, यानी अगर आपके पास हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स 4 आ रहा है, तो यू शुड बी श्योर कि हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग जरूर मौजूद है। हम इस फार्मूले को अभी लगाते हैं, आपको ये कैलकुलेट करना बताऊंगी, देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है C7H12O2। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, C7 के कोरिस्पॉन्डिंग आपने फार्मूला बना लेना है। C7H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, और 14 में 2 प्लस करें 16, यानी इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बना, C7H14 बन गया। अब C7H14 के बाद आप अगर देखें तो आपने यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऐड करने हैं, तो ऑक्सीजन ऐड करने पे आपको ना तो प्रोटॉन माइनस करना पड़ेगा ना प्लस करना पड़ेगा। सो हेयर इट विल बी C7H16O2। अब इसका और इसको आप कंपेयर कर ले तो 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है, और 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो HEI की वैल्यू 1 आएगी, यानी इसके अंदर 1 डबल बॉन्ड है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ रहे होते हैं ना मोस्टली, और साथ में एक डबल बॉन्ड आ रहा होता है, तो मोस्टली हमारे पास वो कार्बोनिल होता है, क्योंकि कार्बोनिल के केस में भी तो हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड तो है। तो इसके केस में मोस्टली जब 2 ऑक्सीजन होता है तो वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एस्टर होता है। तो यू कैन से कि इस कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो आपको सिर्फ, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, अभी आपने एनएमआर का स्पेक्ट्रा नहीं देखा, लेकिन आपने यहाँ तक पहुंच गया कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली कौन सा ग्रुप मौजूद है, दिस वन। देन हमारे पास ये है, इसका करेंगे C10 करस्पॉन्डिंग बनेगा C10H22, ठीक है, H22 बन गया CnH2n+2 का रूल लगाते हुए। उसके बाद आपने 2 नाइट्रोजन जो है प्लस करने हैं, तो ये बन जाएगा 2 नाइट्रोजन प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी 2 प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रुप 5 के ऐड करने पे आपको क्या करना पड़ता है, 2, हमारे पास एक पर एटम आपको एक प्लस करना पड़ता है हाइड्रोजन। तो जहाँ 2 नाइट्रोजन है तो ये H24 हो जाएगा और N2 हो जाएगा। अब H24 और H14 के दरमियान कितना डिफरेंस है, अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों के दरमियान डिफरेंस है 10 का, और 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, 5 में से 4 तो आपके ऑब्वियसली आपके हैं किसी एरोमेटिक रिंग के, या जैसे बेंजीन रिंग होगी या इस तरह करके,
और जो आपका 5 एक दूसरा है लाइक 5 में 4 जो है वो एरोमेटिक रिंग की तरह चला गया, और एक ये वाला जो 1 है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यू कैन से कि हमारे पास ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक बेंजीन रिंग हो सकती है या कोई एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन हो सकती है, और दूसरी आपके पास एक साइक्लिक रिंग हो सकती है। तो आपने सिर्फ ये फार्मूला यूज करते हुए आप यहाँ तक पहुंच गए। अब उसके बाद आप एनएमआर के सिग्नल देखोगे, आपको फर्दर जो है वो शोर हो जाएगा। अब ये है आपके पास C2H3Cl3O2। अब आपको देखने से लग रहा होगा मे बी ये अल्कीन हो, मे बी ये अल्काइन हो, दो कार्बन के दरमियान अल्काइन है, ये अल्कीन हो, उसके साथ वो बॉन्ड ग्रुप्स लगे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या करोगे, आप कहोगे कि पहले मैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालूंगा, वो बनेगा C2H6। अब 3 क्लोरीन ऐड करने हैं। व्हाट डज इट मीन कि हमें 3 क्लोरीन ऐड करने पे क्या करेगा करना पड़ेगा, 3 प्रोटॉन कम करना पड़ेंगे, तो वो हो जाएंगे H3, और ये क्लोरीन आपने 3 ऐड कर लिया। अब ऑक्सीजन 2 ऐड करने हैं, तो हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन 2 ऐसे का वैसे। अब इन दोनों के अंदर अगर आप डिफरेंस देखो तो सिर्फ क्या है, 0, मतलब हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एज ए रिजल्ट इसकी हाइड्रोजन इंडेक्स की जो वैल्यू है, डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 है, और जब 0 है तो इट मीन्स उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड। अब हम डिफरेंट स्पेक्ट्रा सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं C3H7I को। अब C3H7I बहुत ही मैंने इजी सा पहले लिया, पहले हम इजी को डिस्कस करेंगे ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलें। C3H7 के करस्पॉन्डिंग अगर आप निकालें तो हमारे पास जो है वो बनेगा C3H8, ठीक है। और अगर आप एक आयोडीन प्लस करेंगे जो कि ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, तो आपको एक प्रोटॉन कम करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा C3H7I। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0 का है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू भी है 0, और जब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी साइक्लिक रिंग, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये हमारे पास एक सैचुरेटेड सिस्टम है। अब अगर आप ये बात करें तो ये हमारे पास एक्चुअली है आइडोप्रोपेन। अगर साइक्लिक भी नहीं है, अगर आप ये एरोमेटिक भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये आइडोप्रोपेन है। अब आइडोप्रोपेन होने के लिए 2 चांसेस है, एक ये हो सकता है और एक ये वाला आइडोप्रोपेन हो सकता है। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को देखते हुए हमने ये देख लिया कि हमारे पास दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है। तो आइसोमर्स 2 बन सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। अब नेक्स्ट लेवल पे हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमने आइडेंटिफाई करना था नंबर ऑफ सिग्नल्स। अब नंबर ऑफ सिग्नल, एक ये सिग्नल है, एक ये और एक ये, यानी 3 नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं। फर्दर स्प्लिटिंग की भी बात नहीं मैं कर रही, ये हमारे पास क्या है, 3 सिग्नल्स है। इट मीन्स के 3 डिस्टिंक्ट टाइप के प्रोटॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आप इसको कंसीडर करो आइसोमर को, तो ये और ये प्रोटॉन, ये कि हमारे पास 6 प्रोटॉन है जो कि 2 मिथाइल्स के है, वो एक सिग्नल शो करेंगे, और ये हमारे पास एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ये वाला CH। यानी हमारे पास अगर ये आइसोमर दुरुस्त हो तो हमारे पास 2 सिग्नल जनरेट होने चाहिए, लेकिन इस वाले के केस में एक ये सिग्नल जनरेट करेगा, एक ये सिग्नल जनरेट करेगा, और एक ये। इट मीन्स कि ये केमिकल स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट है। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने नंबर ऑफ सिग्नल जस्ट देखे हैं, और हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया है। यानी अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमने ये देखना है कि कौन से मिथाइल का, कौन से मिथाइलिन का कौन सा सिग्नल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये है एक ट्रिपलेट जो कि 1 के करीब है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सेप्टेट है, मल्टीप्लेट एक्चुअली, जो कि हमारे पास क्या है, यानी यहाँ पे आपके पास है ट्रिपलेट और यहाँ पे आपके पास है मल्टीप्लेट, आप इसको कह लें या सेप्टेट कह लें। उसके बाद आपके पास है ये भी एक ट्रिपलेट। अब आपने देखना है कि ट्रिपलेट का मतलब क्या है। अब जब आपने N+1 रूल पढ़ा था, N+1 रूल क्या कहता है कि N+1 रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास नेबरिंग में जितने प्रोटॉन होते हैं ना एक्टिव, उसमें एक नंबर प्लस करके एक ज़्यादा जो है वो स्प्लिटिंग होती है सिग्नल की। जैसे अगर आपके पास 2 प्रोटॉन नेबर में है तो स्प्लिटिंग की वजह से ट्रिपलेट बनेगी, 3 वो स्प्लिटिंग होगी। अब यहाँ पे जब ट्रिपलेट है तो इसका मतलब हुआ कि इसके नेबर में क्या है, 2 प्रोटॉन है, लाइक H2 इसके नेबर में है, यानी हमारे पास CH2 इसके नेबर में है। जिस भी प्रोटॉन की वजह से ये सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके नेबर में CH2 है। इसी तरह इस ट्रिपलेट का भी मतलब क्या है कि उसके नेबर में CH2 है, और मल्टीप्लेट का मतलब है कि उसके नेबर में 5-6 जो है वो मौजूद है। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदर होगी। यहाँ से पता चला कि इसके नेबर में CH2 है, यहाँ से भी पता चला इसके नेबर में CH2 है, और ये मिड वाले से पता चला कि उसके नेबर में ज़्यादा है। इट मीन्स अब देखें, इनमें हमारे पास 3 तरह के प्रोटॉन है, इसके नेबर में भी 2 प्रोटॉन है, यानी ये भी ट्रिपलेट शो करेगा, ये भी ट्रिपलेट शो करेगा, मिड वाला मल्टीप्लेट शो करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो मिड वाला है CH2, इसकी ये वाली मल्टीप्लेट है, ठीक है।
यानी हमारे पास ये वाले की मल्टीप्लेट ये वाली है, लेकिन अब हमारे पास ये दो रह गए। अब आपके पास वही वाला रूल लगता है जिससे मैंने आपको बताया था कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वाला। अब केमिकल शिफ्ट हमारे पास कम किसका होता है, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जिससे दूर हो। अब यहाँ पे मिथाइल से दूर है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यहाँ पे शील्डिंग ज्यादा है, डी शील्डिंग कम है। एज ए रिजल्ट ये लेस अमाउंट पे अपनी क्या शो करेगा, पीक शो करेगा, जैसे कि सिंपल अल्केन्स की होती है 1 के करीब। तो ये हमारे पास है मिथाइल की, ठीक है। और ये आपके पास है CH2 की जो कि मिड वाला है, और ये लास्ट वाले ये वाले हमारे पास उस CH2 की है जो कि आयोडीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो है एक CH3 ये CH2 ये CH2 इसकी जो है वो डिफरेंट पीक्स जो है वो आ गई हैं। तो हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया कि ये हमारे पास क्या है, आइडोप्रोपेन आ गया। इसके बाद हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं आपको करवाऊंगी ये वाली, ये थोड़ी सी हमारे पास क्या है, C8H9Cl। इसके अंदर C8H9Cl के अंदर हमारे पास जो है वो, अगर आप इसके कोरिस्पॉन्डिंग में ना हो तो C8H बनेगा हमारे पास। अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 में 2 प्लस करो हमारे पास 18। अब आपने क्या करना है, एक क्लोरीन जो है वो इसके अंदर करना है प्लस, तो आपको एक हाइड्रोजन माइनस करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन इंडेक्स डेफिशिएंसी इंडेक्स अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है 8 प्रोटॉन का डिफरेंस, और 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास एक 4 जब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था उसमें एरोमेटिक रिंग होना जरूर मतलब होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। इट मीन्स कि आपके इस कंपाउंड के पास क्या है, एक एरोमेटिक रिंग मौजूद है, और वो क्या है, उसके पास जो है डिफरेंट प्रोटॉन्स है और उसके साथ कोई क्लोरीन या इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उसके साथ साथ अब हमने ये चीज़ें देख ली, हम नंबर ऑफ सिग्नल्स देख रहे हैं और कितने केमिकली डिफरेंट हमारे पास है, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 टाइप्स के आपके पास प्रोटॉन मौजूद है। और हमारे पास ये 4 टाइप के प्रोटॉन मौजूद हैं, यानी 4 डिस्टिंक्ट, यानी हमारे पास 4 ऐसी जगह पे हमारे पास सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 4 नेचर के प्रोटॉन है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे है 2 सिग्नल्स प्रोड्यूस, और जो कि किस रेंज में है, 7 से 8 वाली। इट मीन्स कि एरोमेटिक रिंग की क्योंकि 7 से 8 वाली रेंज में होती है, तो एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2 सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस मीन कि हमारे पास बेंजीन रिंग के पास 2 तरह के प्रोटॉन मौजूद है। यानी हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर, ये H और एक हमारे पास ये H आ गया और एक ये H आ गया, और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है। अब ये दोनों प्रोटॉन सेम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करेंगे और ये दोनों सेम करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये भी हमारे पास जो है वो डबलेट शो करेगा और ये भी डबलेट शो करेगा, और जो कि हमारे पास यहाँ पे शो होंगे। इट मीन्स कि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट टाइप के जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग के, और उसके अलावा हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब और इसके अलावा हमारे पास जो है एक और CH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। वो हमें कैसे पता चला, ये इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू है 3, यानी हमारे पास 3 प्रोटॉन है, ठीक है, 3 प्रोटॉन है इसके पास। और क्योंकि ये सिंगलेट है, सिंगलेट होने की वजह से इसके नेबर में कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी हमारे पास CH3 है जिसके नेबर में कुछ भी हाइड्रोजन कंटेनिंग एटम मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास ये 2 वैल्यू है, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 है, यानी इसके अपने पास 2 प्रोटॉन है और इसके नेबर में कोई भी प्रोटॉन वाला कंटेनिंग एटम नहीं है। यानी CH2 भी अकेला है, लाइक उसके साथ कोई CH अटैच नहीं है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है फर्दर किसी कार्बन के साथ, और CH3 भी अकेला है। अब आपने क्या करना है, 2 चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। आपको पता चल गया कि बेंजीन रिंग है, एक क्लोरीन एटम है, एक CH2 है और एक CH3 है। अब आपने सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, वो किस तरह करना है। अब ये हमारे पास 2.062 के साथ वैल्यू आ रही है 4.5। अब मैंने आपको बताया था क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके साथ वाला जो प्रोटॉन है, कार्बन के साथ लगा हुआ प्रोटॉन है, उसकी वैल्यू हाई होती है। यानी बेंजीन रिंग के साथ वाले की हमने देखी थी 2.5 या इस तरह, लेकिन क्लोरीन के साथ वाले की हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग की रेंज में थी। अब एक ऐसा CH2 जो Cl और बेंजीन रिंग के दरमियान है, उसकी इससे भी ज्यादा हो जाएगी। यानी हमारे पास जो 4.5 वाली के करीब सिग्नल आ रहा है CH2 का, उसके साथ ऑब्वियसली क्या अटैच है, Cl अटैच है। यानी हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के एक साइड पे CH2
Cl अटैच है और दूसरी तरफ आपके पास CH3 अटैच है। तो सिर्फ हमने इतनी सी इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए अपने स्ट्रक्चर तक हम पहुंच गए। अब इसके अंदर जो 2 प्रोटॉन है वो एक सिग्नल शो कर रहे हैं, यानी ये 1.97 मीन 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल है, और 2.01 ये भी 2 के करीब है, तो ये 2 प्रोटॉन का डबलेट है, ये 2 प्रोटॉन की एक डबलेट है। ये हमारे पास एक और ये सिग्नल शो कर दिया, CH3 ने यहाँ पे सिग्नल शो कर दिया और ये CH2 ने यहाँ पे सिग्नल शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है C5H9। इसको सबसे पहले हम इसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकाल लेते हैं। C5H9 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास होगा C5H12। C5H12 के अंदर अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो वो आ रहा है 3 का, और हमारे पास ये क्योंकि है 3 मीन्स के हमने इसके 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक होल नंबर नहीं आ रहा, लाइक 1.5 आ रहा है। जब इस तरह का केस हो तो मोस्टली हमारे पास जैसे 1.5 आ रहा है, इट मीन्स के 2 पाई बॉन्ड्स इसके अंदर मौजूद है और वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म है। मोस्टली हमारे पास अल्काइन के केस में ऐसा होता है कि 1.5 वैल्यू आ गई, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं कि आप 3 में जो है वो +1 कर लें, पहले उसको होल नंबर बना लें, +1 करने के बाद देन 2 पे डिवाइड करें और आपके पास 2 आंसर आ गए, यानी 2 बाई बॉन्ड्स इसके अंदर मौजूद है, जो कि हमारे पास है इन दी फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये 1.5 आ रहा है, यानी हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इस एटम कंपाउंड के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमने क्या देखा, नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट किए 1 2 3 4, यानी हमारे पास 4 टाइप के डिस्टिंक्ट हम इसके अंदर प्रोटॉन्स है मौजूद है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है इसके पास 5, जिनमें से 2 जो है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है। अब हम देखते हैं इसके स्पेक्ट्रा को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है जिनके नेबर में क्या है, 2 है। लाइक हमारे पास, मैंने क्यों कहा इसके नेबर में 2 है, क्योंकि इसकी आ रही है ट्रिपलेट, यानी 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो CH3 है उसके नेबर में है CH2, ठीक है, ये CH3 का ये सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास ये 6 स्टेट है, और ये 2 प्रोटॉन की 6 स्टेट है, यानी हमारे पास 2 प्रोटॉन है जिसके नेबर में हमारे पास क्या है, 5 प्रोटॉन है। लाइक हमारे पास CH2 और ये दूसरी तरफ इसके है CH3 ग्रुप, कुछ यूं ये हमारे पास है, यानी इस प्रोटॉन का ये सिग्नल आ गया। उसके बाद आपका ये हमारे पास 0.96 पे, यानी हमारे पास एक प्रोटॉन की है, एक प्रोटॉन की है, जिसके नेबर में ये हमारे पास एक्चुअली है सिंगलेट, ये डिस्टोर्टेड सिंगलेट है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट लगेगा, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लेकिन ये जो बिल्कुल उसकी बेस से स्प्लिटिंग हो रही होती है ना, वो हमारे पास कंप्लीट होता है कि ये 6 स्टेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, लेकिन ये होता है डिस्टोर्टेड, यानी ये है ट्रिपलेट ऑफ सिंगलेट। तो आप इसको एक सिग्नल ही कंसीडर करोगे, यानी हमारे पास CH है जिसके नेबर में कोई भी कार्बन नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन केस में, ठीक है। यानी हमारे पास ये वाला जो है टर्मिनल एल्काइन मौजूद है, इससे आपको ये पता चला। अब यहाँ पे हमारे पास है 1.95 जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 2 के, तो 2 पर टोन के नेबर में भी 2 है। लाइक हमारे पास CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 है। ये आपको लग रहा है देखने से कि हमारे पास ये 6 स्टेट है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप अगर इसकी बेस पे देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट है। तो आपने ये देखा कि ट्रिपलेट एक्चुअली आ रही है, तो हमारे पास 2 प्रोटॉन के नेबर में भी 2 प्रोटॉन है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। एक हमने ये फ्रेगमेंट देख लिया, एक ये देख लिया, एक ये और एक ये। अब इन सबको आपने कंपाइल करना और एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेना। अब क्या हुआ, ये हमारे पास CH3 जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थोड़ी है, इसका मतलब कि वो अल्काइन से उतना दूर है। यही हमारे पास CH3 है, उसके बाद आपके पास है CH2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये CH3 CH2 और इसी CH2 के, और ये हमारे पास फ्रेगमेंट था CH2 का। इट मीन्स कि हमारे पास ये पूरी चेन है, लाइक ये इस तरह है, इसी की बात हो रही है, जिसमें से इस CH3 के ये वाले जो सिग्नल है, अगर मैं इसको A का नाम दे दूं तो ये हमारे पास A सिग्नल शो कर रहा है ट्रिपलेट। B वाला जो सिग्नल है जो कि 2 के नेबर में 5 है, वो ये शो कर रहा है B वाला। देन हम C की बात करते हैं। अब C हमारे पास क्या था, खुद उसके पास एक प्रोटॉन है और उसके नेबर में कोई भी नहीं है, तो वो बात हो रही है इसकी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है इस ये जो D है जिसके नेबर में 2 है, वो बात हो रही है इसकी। यानी हमारे पास टोटल अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और साथ आपका H, यानी ये आपका आ गया स्ट्रक्चर ओवरऑल। तो हमने क्या किया कि सारे रूल्स फॉलो करते हुए C5H12 के करस्पॉन्डिंग हमने केमिकल फार्मूला जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको कन्फर्म एक दफ़ा कर लेते हैं। कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो कि इसके अंदर CH3 है, CH3 के नेबर में क्या है, CH2, यानी इसकी अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर से देखें तो इसकी ट्रिपलेट शो होनी चाहिए। यस, ये शो कर रहा है।
CH2 की हमारे पास होनी चाहिए मल्टीप्लेट, वो शो कर रहा है। और देन CH2 जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ज़्यादा करीब है वो शो कर रहा है हमारे पास, इसके नेबर में 2 हैं तो ये ट्रिपलेट, वो दिस वन। और ये वाला जो CH है जिसके नेबर में कोई भी नहीं है उसको सिंगलेट शो करनी चाहिए। और क्योंकि ये पाई बॉन्ड के थ्रू अटैच है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड वो है हमारे पास रोटेशन, तो ये हमारे पास डिस्टोर्टेड हमारे पास एक पीक शो करता है, तो इस वजह से ये शो कर रहा है सिंगलेट जो कि डिस्टोर्टेड है। तो हमने इस केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया बाय यूजिंग स्पेक्ट्रा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं C4H10O2 के बारे में। C4H10O2 के अंदर हमारे पास सबसे पहले आप देख लेंगे C4H8O10 के करस्पॉन्डिंग C4H10 बन गया। अब एक ऑक्सीजन आपने ऐड करना है तो कोई भी इन दोनों के दरमियान प्रोटोन का डिफरेंस नहीं आएगा। लाइक हमारे पास C4H10 आपने पहले बनाया था, उसके बाद जब आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो आपने हाइड्रोजन ना तो माइनस करना है ना प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड करने पे कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अब C4H8O में और C4H10O में हमारे पास 2 प्रोटोन का डिफरेंस है। अब इस 2 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू 1 आएगी। यानी ये हमारे पास या तो इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, या एक साइक्लिक रिंग मौजूद है, या फिर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब हमने अपनी जो पीक्स है उनके हिसाब से अंदाज़ा लगाना है कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड तो लाजमी है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब आपने केमिकल इसकी ना सारे वो देखने हैं कि कितने सिग्नल्स हैं। एक इसका ये सिग्नल है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, यानी 3 डिस्टिंक्ट टाइप के सिग्नल। लेकिन अब ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये 9 से 10 की रेंज में है। और ये कब आता है, जब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इट मीन्स कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ 2 चीज़ों से। एक हमें पता चल गया पाई बॉन्ड है इसके अंदर, दूसरा हमें पता चल गया इसका सिग्नल इतनी दूर आ रहा है वो एल्डिहाइड का है, तो हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। अब हमारे पास जो है वो 2 डिस्टिंक्ट टाइप के जो है वो प्रोटोन हमने आइडेंटिफाई करने हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 प्रोटोन की डबलेट है। 6 प्रोटोन की डबलेट का क्या मतलब है, CH3 है, उसके नेबर में एक CH है और उसके साथ एक CH3 है, ठीक है। यानी ये 6 के 6 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट है, और उनके नेबर में 1 है। यानी हमने एक फ्रेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया इस पीक से। यानी 6 प्रोटॉन के नेबर में 1 है, और ये आपके पास जो सेप्टेट आ रही है इसका मतलब है, और इसकी वैल्यू 0.96, यानी एक प्रोटॉन के नेबर में 6 है। यानी ओवरऑल इसी ग्रुप की बात हो रही है। और अगर आप इस फ्रेगमेंट को और इस फ्रेगमेंट को जोड़ दोगे तो आपके पास इसका केमिकल फार्मूला जो है वो पता चल जाएगा आपको, जो कि हमारे पास है एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया इस स्ट्रक्चर को बाय यूजिंग स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं जो कि है हमारी C6H12O2 के बारे में। इस ये हमारे पास आ गया, इसका आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये C4H8O था, ये हमारे पास ये C6H12O2। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपने जो है वो इसी तरह जैसे पहले किया था, आपने हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, C6H14 हो गया। O2 ऐड करने पे कोई भी हाइड्रोजन पे डिफरेंस नहीं आएगा। 14 और 12 में 2 का डिफरेंस है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। यानी हमारे पास इसके अंदर भी कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है। अब मैंने बताया था कि जब 2 ऑक्सीजन होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली या तो वो एस्टर ग्रुप होता है या फिर वो क्या होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एक खसूसियत होती है, उसका जो हमारे पास हाइड्रोक्सल का जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक की केस में हमारे पास जो एक CH हमारे पास हाइड्रोजन की जो पीक है वो आती है, उसका सिग्नल आता है 11-12 के रेंज में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली एस्टर ही है। अब एस्टर यानी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि CO, और ये हमारे पास ज़रूर ये फ्रेगमेंट जो है वो मौजूद है। अब हमने बाकी वाला पार्ट जो है आइडेंटिफाई करना है। ये 6 प्रोटॉन के नेबर में 1 प्रोटॉन है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास 6 प्रोटॉन है, CH3 CH, और इधर भी हमारे पास क्या है, CH3 है, यानी कुछ यूँ है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 1.14 है, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, जिसकी सेपरेट शो हो रही है, यानी इसी प्रोटॉन की बात हो रही है। ये वाले की बात हो रही थी और इसके ऊपर A प्रोटॉन ये हो गया हमारे पास, और ये B प्रोटॉन की बात हो रही है। नेक्स्ट बात हो रही है कि 3 प्रोटॉन की क्या है, सिंगलेट है, यानी 3 प्रोटॉन है जिसके नेबर में कुछ भी नहीं है, लाइक हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग एटम मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक फ्रेगमेंट ये है, यानी या तो ये ऑक्सीजन की तरफ अटैच हो सकता है या CH3 ऑक्सीजन की तरफ अटैच है। मतलब एक आपने पार्ट इधर लगाना है और एक इधर लगाना है, ये तो आप चीज़ कन्फर्म होगी। अब मसला क्या आ रहा है, हमें ये नहीं पता कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है।
उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसको आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये भी तो सिग्नल देखना पड़ेगा। ये हमारे पास है 2 प्रोटॉन की सिग्नल, यानी CH2 के नेबर में कोई भी मौजूद नहीं है। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको देखने के लिए आपने CH2 के नेबर में कुछ भी नहीं आपने कहा, इट मीन्स कि हमारे पास हो सकता है CH2 के नेबर में है एक प्रोटॉन, सॉरी ये हमारे पास है डबलेट, इट मीन्स कि CH2 के नेबर में क्या है, एक प्रोटॉन है। तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, इट मीन्स कि यहाँ पे CH2 अटैच है, ठीक है। और उसके दूसरी तरफ नेबरिंग में कुछ भी नहीं है, लाइक एक तरफ उसके नेबर में CH मौजूद है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, यानी हमारे पास ओवरऑल ये फ्रेगमेंट आ गया। तो एक फ्रेगमेंट तो आपका ये है और दूसरा आपका मिथाइल है। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऑक्सीजन की तरफ अटैच होगा। अब CH2 का केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 4 के करीब करीब, जो कि एस्टर के R ग्रुप की होती है। एज ए रिजल्ट आपका क्या होगा, CH2 यहाँ अटैच होगा और बाकी आपका फ्रेगमेंट यहाँ, और दूसरी तरफ आपका CH3 यहाँ पे अटैच होगा जो कि कार्बोनिल के साथ है, और इसकी 2.1 से 2.5 की रेंज में आपकी वैल्यू आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास दो और स्पेक्ट्रास हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों का ये वाले मोलिकुलर फार्मूला दोनों की सेम है, लाइक C3H5O2Cl। और हमारे पास ये उन्होंने बता भी दिया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके अलावा हमने प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करना है, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों ना एक्चुअली आइसोमर्स हैं, और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आइसोमर का कौन सा स्पेक्ट्रम है। तो इसके लिए उन्होंने फार्मूला आपको दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड उन्होंने बता दिया कि ग्रुप है, लाइक आपके पास COOH ग्रुप है, उन्होंने बता दिया। अब एक कार्बन ने वो हो गया, दूसरा हमारे पास 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन की जो फेट है वो आइडेंटिफाई हो गया। अब 2 कार्बन रह गए, उनका नहीं पता, 4 हाइड्रोजन्स का नहीं पता और एक Cl का नहीं पता। लाइक हमने C2H4Cl वाला जो फ्रेगमेंट है वो सोल्व करना है, बाकी हमारे पास COOH का पता है हमें। तो इन दोनों स्पेक्ट्रम्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक ये है कि हमारे पास CH3 जो है ये ग्रुप, CH2Cl ये ग्रुप जो है वो अटैच हो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से, लाइक इस तरह COOH। इसके केस में हमारे पास क्या होंगे, एक ये नंबर ऑफ सिग्नल हो गया और एक ये, यानी 2 नंबर ऑफ सिग्नल है, जैसे एक ये है और एक ये है। इसी तरह दूसरे में भी यही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ आपका Cl अटैच हो और फर्दर हमारे पास एक CH3 अटैच हो, और ये हमारे पास जो CH है ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच हो। इस केस में भी हमारे पास क्या होगा कि 2 तरह के डिस्टिंक्ट टाइप के प्रोटॉन्स है, एक ये और एक ये। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये किसका स्पेक्ट्रम है और वो किसका है। तो ये सिंपली इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो कि ये आ रही है डबलेट। डबलेट का क्या मतलब है कि उसके नेबर में एक हाइड्रोजन मौजूद है, यानी हमारे पास क्या है, एक ऐसा प्रोटोन है जिसके साथ वाली कार्बन के ऊपर क्या है, एक प्रोटोन लगा हुआ है, ठीक है। डबलेट का क्या मतलब होता है कि उसके नेबर में 1 है। दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा प्रोटोन है जिसकी वजह से ये आ रही है, क्वार्टेट आ रही है, और उसके नेबर में हमारे पास क्या है, 3 प्रोटोन है। अब इससे आपको क्या चीज़ का पता चला, अब यहाँ पे हमारे पास थी 1 प्रोटोन के नेबर में 3, ये 3 प्रोटोन के नेबर में 1, यानी हमारे पास CH3 की एक्चुअली ये पीक है जिसके नेबर में CH है, ठीक है। अब आपको पता है कि जिसके साथ क्लोरीन अटैच होता है वो होता है हाई केमिकल शिफ्ट पे, जिसके साथ क्लोरीन नहीं अटैच वो होगा लो केमिकल शिफ्ट पे। तो आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों आइसोमर्स में से किसके पास CH3 भी है, CH भी है और CH के साथ Cl अटैच है, तो वो है ये वाला। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो कंपाउंड A है उसका ये वाला स्पेक्ट्रा है। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड B के केस में क्या है। अब कंपाउंड B के केस में ये है कि अब हमारे पास ये क्या है, 1:1 रेशियो आ रही है, 1:1 आ रही है, यानी हमारे पास जो सिग्नल्स हैं उनकी वो ऐसे लग रहे हैं जैसे एक एक प्रोटॉन की वजह से है। अब देखिए ये ना एक्चुअली बताता है रिलेटिव वैल्यू के बारे में, जैसे 1 और 1, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनकी भी हमने फेट आइडेंटिफाई करनी है वो थे हमारे पास 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिग्नल से ऐसे शो रहेगा जिससे 1:1 लाइक 2 है। तो हमने इन दोनों को प्लस करके, जैसे 4 आंसर होता हो वैसे हमने इसको वैल्यू बनाना है। तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भी करेंगे, यानी हमारे पास एक्चुअली ये 2 प्रोटॉन के करस्पेंडिंग जो है हमारे पास क्या आ रही है, पीक्स आ रही हैं। 2 प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्रिपलेट आ रही है, यानी हमारे पास CH2 के नेबर में क्या है, 2 प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग CH2 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी 2 के करस्पॉन्डिंग में CH2 है। इट मीन्स कि ये भी CH2 फ्रेगमेंट शो कर रहा है और ये भी CH2 फ्रेगमेंट शो कर रहा है। अब क्वेश्चन अराइजिस कि कौन सा CH2 Cl के साथ अटैच है और कौन सा CH2 कार्बोनिल के साथ अटैच है। लाइक हमारे पास ये मैंने इसका फार्मूला बताया, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के CH2 का सिग्नल कौन सा है और Cl के साथ वाले CH2 का सिग्नल कौन सा है, ये अब हमारा पर्पज है मेन। अब ये मैं यहाँ पे लगा देती हूँ COOH और इसको यहाँ पे मैं लगा देती हूँ Cl,
और इसको एक का मैं नाम दे देती हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको ए कह दिया और इसको मैंने कह दिया बी। अब मैंने आइडेंटिफाई करना है ए का सिग्नल कौन सा है, बी का कौन सा है। अब सिंपली क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल की होती है कम। और हमने देखा था कि कार्बोनिल के साथ वाला CH2 2 के करीब शो कर रहा होता है, क्लोरीन के साथ वाला 3 की रेंज में शो कर रहा होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास ये CH2, ये वाला अगर बी की बात करें, ये Cl से दूर है लेकिन कार्बोनिल के पास है। इट मीन्स कि 2 से 3 की रेंज में शो कर रहा होगा। तो ये वाला जो है बी का प्रोटॉन, वो उसका सिग्नल ये है। और ए का प्रोटॉन जो कि क्लोरीन के ज़्यादा करीब है, उसका सिग्नल होगा दूर, यानी दूर जिसका केमिकल शिफ्ट है, जिसकी वैल्यू 4 के करीब है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि ए के प्रोटॉन का कौन सा सिग्नल है और बी के प्रोटॉन का कौन सा सिग्नल है। नेक्स्ट हमारे पास है C5H8O4। इसको हम सबसे पहले इसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स से कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम वही वाले रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने C5H8O4 में C5 के करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया, जो कि C5H12 था। अब 2 ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड करने हैं। ऑक्सीजन ऐड करने से हमारे पास उसके हाइड्रोजन के नंबर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हमने नया फार्मूला बना लिया। अब इस फार्मूले और इस फार्मूले का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ रहा है 4 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस। और इस 4 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आपके पास हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। इट मीन्स कि इट इज़ प्रोबेबल कि हमारे पास क्या है कि 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यानी 2 पाई बॉन्ड्स हैं या 2 साइक्लिक रिंग्स हैं। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या 4 ऑक्सीजन है। और मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास हो 1 और हमारे पास क्या हो, ऑक्सीजन हो 2, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास वो एस्टर या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये एक ट्रिक है छोटी सी। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू 2 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू 2 है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर ये केस हो सकता है कि या तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे या 2 एस्टर ग्रुप्स होंगे। ठीक है, या 2 हमारे पास क्या होंगे, एस्टर ग्रुप होंगे या 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे, या थर्ड केस ये हो सकता है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एस्टर हो। अब हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि इस कंपाउंड के अंदर ऐसा क्या है। वो हम बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स से हम यहाँ तक पहुँच पाए कि मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है या मौजूद है, या हमारे पास एस्टर ग्रुप मौजूद है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो 10 से 12 की रेंज में हमारे पास एक छोटी सी पीक शो हो रही होती है, छोटा सा सिग्नल शो हो रहा होता है। अब ये अगर आप सिग्नल्स देखें तो ये ऑलमोस्ट 2 प्रोटॉन्स का सिग्नल है। और जब 2 प्रोटॉन्स का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिग्नल आ रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें मस्ट है। ठीक है, अब सारी इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक हमारे पास COH और दूसरी तरफ हमारे पास COH है, और वो क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो हमने उसके हिसाब से अब नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 COOH है। इट मीन्स कि हमने क्या चीज़ सोल्व कर ली, 2 कार्बन के बारे में सोल्व कर लिया, 4 ऑक्सीजन के बारे में और 2 हाइड्रोजन के बारे में। अब बाकी चीज़ आपकी क्या रहेगी, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो तो 3 आपके रह गए कार्बन्स, उसके अलावा आपके रह गए 6 आपके रह गए हाइड्रोजन। यानी C3H6 आपने सोल्व करना है और उसके कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, 3। यानी C3H6 का ऐसा स्ट्रक्चर है कि 3 टाइप के डिस्टिंक्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वो इक्विवेलेंट है। उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 प्रोटॉन के नेबर में हमारे पास ये ट्रिपलेट है, तो 3 प्रोटॉन के नेबर में हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है। यानी CH3 के नेबर में हमारे पास क्या है, CH2 है। यानी हमारे पास CH3 का सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपके पास 2 प्रोटॉन के नेबर में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, लाइक ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो ये हमारे पास 5 क्विंटेट शो कर रहा है। लाइक हमारे पास 2 प्रोटॉन के नेबर में क्या है, 4 प्रोटॉन है, यानी इसका सिग्नल शो हो रहा है। यानी ये हमारे पास A है, ये हमारे पास है B, और ये हमारे पास एक प्रोटॉन के नेबर में 3 है, यानी ये C का। यानी हमारे पास एक ग्रुप तो ये हो गया और इसके साथ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। यानी हमने इस इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाई कर लिया कि CH3 है, देन हमारे पास है एक CH2, देन हमारे पास है एक CH, और उसके साथ मौजूद है 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और दूसरा आपके पास ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। ठीक है, तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर हमने फाइंड करना है C5H10O2 के बारे में। C5H10O2 के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये आप देख सकते हैं 5.22 के डबलेट है। यानी हमारे पास ऑलमोस्ट 6 प्रोटॉन की क्या शो हो रही है, 6 प्रोटॉन की क्या शो हो रही है, डबलेट। यानी हमारे पास CH3 CH
और उसके साथ फर्दर एक CH3 अटैच है। मैंने आपको बताया था कि 6 प्रोटॉन की डबलेट का क्या मतलब होता है कि 2 CH3 हैं जो कि एक CH के साथ अटैच है। इसी तरह 3 प्रोटॉन की हमारे पास अटैच है हमारे पास सिंगलेट, यानी 3 प्रोटॉन ऐसे हैं जिसके नेबर में कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग एटम मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास 1 प्रोटॉन की क्या आ रही है, 2 3 2 4 6 और 7, यानी 1 प्रोटॉन की हमारे पास सेपरेट आ रही है, यानी हमारे पास ये ग्रुप की बात हो रही है। अगर मैं इसको ए का नाम दूँ, इसको भी ए का नाम दूँ, तो ये हमारे पास है ए के प्रोटॉन का, ये CH वाले इसको बी का दे देती हूँ, ये हमारे पास है बी का, और इसको मैं दे देती हूँ सी, ये हमारे पास है मिथाइल का, सी का। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सिंगल CH है उसकी पीक आ रही है 5 के करीब, ठीक है। और दूसरी तरफ इधर वाले की आ रही है CH3 की आ रही है 2.5 के करीब, यानी हमारे पास ये हो सकता है कि जो कि 2 के करीब आ रही है वो हमारे पास हो सकता है वो कार्बोनिल के साथ वाला हो, ठीक है। तो आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास फर्दर अटैच है कार्बोनिल के साथ। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स इस वजह से नहीं लगाया, ये सिंपल आपको समझ आ रही है। अगर आप लगाएं भी तो आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालने पर वो 1 वैल्यू आ रही होती है और 2 हमारे पास है ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली एस्टर ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्योंकि 11 से 12 की रेंज में हमारे पास कोई भी पीक नहीं शो हो रही, इट मीन्स ये क्या है, एस्टर है। और एस्टर में से एक जो है वो कार्बोनिल के साथ अटैच है और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन के साथ वो वाला अटैच होगा जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब CH3 की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, दूसरा कार्बोनिल के साथ। इन दोनों फ्रेगमेंट को अगर आप अटैच कर दो तो आपके पास किसका फार्मूला आ जाएगा, एक एक्स्टर का, जो कि ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब इसकी अगर आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे तो ये 5 पूरे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 पूरे हैं और ऑक्सीजन 2 पूरे हैं, तो ये हमारे पास आ गया केमिकल स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास एस्टर का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल। ये हमारे पास एक और है, इसका भी फार्मूला C5H10 ही है, लेकिन हमारे पास क्या है कि इसके अंदर पीक्स का डिफरेंस है। अब पहले वाले के केस में डिफरेंट थी, उसके हिसाब से डिफरेंट निकला, इसमें डिफरेंट है तो केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट निकलेगा। लेकिन आपने याद रखना है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, एस्टर वाली कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड पे कोई भी इसका प्रोटॉन की वो केमिकल शिफ्ट के ऊपर कोई भी आपके सिग्नल नहीं आ रहा है, तो एस्टर ही है। अब 3 प्रोटॉन के नेबर में ये हमारे पास ये 3 प्रोटॉन के ऑलमोस्ट 3 प्रोटॉन के नेबर में हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, ठीक है। इसको अगर मैं नाम दे दूँ ए का, ठीक है, तो ये हमारे पास ए की आ गई। अब दूसरा हमारे पास क्या है, 2 के नेबर में 1 2 3 4 5 6, 2 के नेबर में क्या है, ऑलमोस्ट 5 है। ये भी ऑलमोस्ट क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 6 है, तो हमारे पास हो सकता है कि ये आप इसको मल्टीप्लाइड भी कह सकते हैं, यानी 2 प्रोटॉन के नेबर में हमारे पास जो है वो क्या है, ज़्यादा जो है वो प्रोटॉन वाले कार्बन मौजूद है, अगर मैं इसको बी का नाम दे दूँ। उसके बाद हमारे पास 3 प्रोटॉन के नेबर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3 प्रोटॉन के नेबर में हमारे पास क्या है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग हमारे पास नहीं है, यानी हमारे पास ये कार्बोनिल भी हो सकता है और ये एस्टर ग्रुप भी हो सकता है। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कार्बोनिल है कौन सा एस्टर है। लेकिन यहाँ से अभी तक हमें ये पता चला कि 2 के नेबर में क्या है, 5 है, यानी CH3 CH2 है, यानी ये हमारे पास बी ग्रुप, बी जो प्रोटॉन है उनके आ रही है, और ए वाले की हमारे पास आ रही है ये वाली। उसके बाद अगर मैं इसको सी कहूँ तो हमारे पास CH3 की हमारे पास ये सी प्रोटॉन, उसको नाम दे दूँ जिसके ये डिफरेंट है, इस ए से डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास 2 प्रोटॉन की आ रही है डबलेट। 2 प्रोटॉन की डबलेट का क्या मतलब है, 2 प्रोटॉन के नेबर में फर्दर 2 प्रोटॉन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसको मैं डी का नाम दे देती हूँ। अब ये सारे फ्रेगमेंट्स आपने इकट्ठे कर देने हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कार्बन डी वाला, या हमारे पास जिसको डी का नाम दिया है जिसके प्रोटॉन्स को, या हमारे पास ए वाला या सी वाला, किसके जो है वो डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल के साथ और किसके अटैच है एस्टर के साथ। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा है वो ऑक्सीजन के साथ है, तो ये डी वाला ऑक्सीजन के साथ है। जबकि जिसकी 2 के करीब है उस वो अटैच किसके साथ है, कार्बोनिल के साथ, तो ये सी वाले की उसके साथ है, यानी CH3 डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल के साथ और CH2 अटैच है ऑक्सीजन के साथ। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो डी है ये वाला डी है, ठीक है। और ये हमारे पास ए है, ये वाला CH3, तो ये हमारे पास डायरेक्टली किसके साथ है, अटैच है ऑक्सीजन के साथ, जो कि अटैच है कार्बन के साथ, और वो कार्बन कौन सी है, कार्बोनिल की। और नेक्स्ट हमारे पास CH3 अटैच है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि केमिकल स्ट्रक्चर कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास है C7H14O2। C7H14O2 के केस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालना पड़ेगा, सेम जैसे हम पहले निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास ये C7
A16 निकला, और ऑक्सीजन आपके दो, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। 16 और 14 के अंदर अगर आप डिफरेंस देखो तो दोनों के अंदर हमारे पास 2 का डिफरेंस है। 2 को हम 2 पे डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। और 1 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है, 2 इसके अंदर ऑक्सीजन है। मोस्ट प्रोबेबिलिटीज एन एस्टर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के रेंज में कोई भी नहीं आ रही हमारे पास, ये मोस्टली एस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के अंदर जिसमें 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, मोस्टली एस्टर्स ही होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 प्रोटॉन की आ रही है डबलेट, यानी हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ CH3 CH, और नेक्स्ट हमारे पास ये किसके साथ अटैच है, CH3 के साथ, यानी हमारे पास क्या हुआ, 6 प्रोटॉन की। अगर मैं इसको ए का नाम दूँ, इसको ए का नाम दूँ, तो ये हम कह सकते हैं कि ए प्रोटॉन की हमारे पास जो है वो डबलेट आ रही है। उसके बाद 3 प्रोटॉन की डबलेट आ रही है, यानी 3 प्रोटॉन है कुछ ऐसे जिनके नेबर में 2 प्रोटॉन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास हो गया। इस CH3 की जिसके नेबर में 2 है, उसको मैं B का नाम दे देती हूँ, ठीक है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। उसके बाद हमारे पास ये 1 प्रोटॉन की हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। 1 प्रोटॉन की सेपरेट आ रही है, तो वो ऑब्वियसली ये वाला प्रोटॉन ही होगा, इसको मैं C का नाम दे देती हूँ, यानी हमारे पास ABC। अब दूसरा हमारे पास ये रह गए, 2 प्रोटॉन के नेबर में हमारे पास 4 है, तो ये भी आइडेंटिफाई हो गया, ये हम D का नाम दे देते हैं। उसके बाद 2 प्रोटॉन के नेबर में सिंगल है, ठीक है, यानी इसके साथ कोई 2 प्रोटॉन वाला अटैच है, ठीक है, जिसके नेबर में 1 है, तो इसकी हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं E का। तो ये हमारे पास एक इसका आ गया। अब हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब एक को हमने कार्बोनिल के साथ अटैच करना है, दूसरे को हमने ऑक्सीजन से करना है, तो वो कैसे होगा, जिसकी दूर है केमिकल शिफ्ट, फिर वही वैल्यू वही चीज़, फिर ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, देन हमारे पास कार्बोनिल आएगा, और कार्बोनिल के बाद आप जो इथाइल वाला फ्रेगमेंट है वो अटैच कर दोगे, तो ये आपके पास आ गया मोलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारे पास C8H11N। C8H11N के अंदर हमारे पास, अगर आप हाइड्रोजन एफिशिएंसी इंडेक्स निकालो तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपने C8H18 बनाया, ठीक है, 8 के करस्पॉन्डिंग कार्बन 8 के, उसके अंदर आपने जो है वो एक नाइट्रोजन प्लस किया, तो आपको एक हाइड्रोजन भी प्लस करना पड़ेगा। C8H19N हो गया, दोनों के दरमियान डिफरेंस हमारे पास है 8 का। 8 को आपको 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन एफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू आ गई 4। इट मीन्स कि आपके पास एक एरोमेटिक रिंग तो ज़रूर मौजूद है। इसको हमने फर्दर कैसे वेरीफाई किया, ये हमारे पास था 7 से 8 वाली रेंज में प्रोटॉन की वो हमारे पास पीक्स थी। अब हमने क्या किया, एरोमेटिक रिंग थी, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 3 सिग्नल्स आ रहे हैं वो 3 डिफरेंट के प्रोटॉन्स है कौन से। अब C6H5 का जो हमने वो पोर्शन है वो तो कैलकुलेट, वो पता लगा लिया, C6H5 तो हमने कर लिया। बाकी हमारे पास अब क्या रह गया है, 3 हमारे पास कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने वाली है, कनेक्टिविटी का पता लगाना है, 6 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। अब जो आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं उसके हिसाब से होगा, ये 2 प्रोटॉन की, यानी हमारे पास 2 प्रोटॉन है जिनके नेबर में कोई भी एक भी प्रोटॉन नहीं है। ये हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है जिनके नेबर में एक प्रोटॉन है, ठीक है, CH2 के नेबर में CH2 है। ये भी ऐसे ही लग रहा है कि कोई CH2 है जिसके नेबर में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, साथ वाले कार्बन या किसी पे। अब इसमें से अगर मैं इसको A का नाम दे दूँ, इसको मैं B का दे दूँ और इसको मैं C का दे दूँ, यानी हमारे पास ये 3 सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन एक मसला आ गया, हमने क्या करना था, C2H6 था, हमने क्या करना था, C2H6 जो है वो फ्रेगमेंट N वाले के साथ जो है वो आइडेंटिफाई करना था, लेकिन यहाँ कितने कार्बन आ गए, 3 आ गए, 1 2 3, हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट सेम है। तो एक इश्यू आ गया कि हमने नाइट्रोजन कहाँ गया, लाइक नाइट्रोजन क्या अकेला अटैच है, तो ऐसा नहीं है। हमने, क्योंकि कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6 और 1 है नाइट्रोजन, तो ये दो तो पता चला रहे हैं कि ये CH2 वाला फ्रेगमेंट ठीक है, क्योंकि इसका भी सिग्नल है, इसका भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा सिग्नल जिसके नेबर में ऐसे शो हो रहा है कोई भी कार्बन नहीं है, वो नाइट्रोजन का सिग्नल हो, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में, अमीन्स के केस में ऐसा होता है कि NH2 के साथ अगर कोई CH2 है भी ना, तो ये प्रोटॉन हम अपना जो है डबल इंटेंसिटी वाली पीक तो शो कर रहा होता है, लेकिन यही शो कर रहा होता है कि उसके नेबर में कुछ भी नहीं है। तो डेट्स वाई हमारे पास NH2 है अटैच विद CH2, यानी हमारे पास एक CH2 आ गया, और फिर आपके पास एक CH2 आ गया, जो कि फर्दर किसके साथ मौजूद है, एरोमेटिक रिंग के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा कार्बन नाइट्रोजन के साथ है और कौन सा कार्बन बेंजीन रिंग के साथ, यानी हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर आ गया। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये आपका NH2, ये आपका आ गया केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें से कौन सा कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है और कौन सा कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि नाइट्रोजन के साथ वाले की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी ज़्यादा कम होती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो है ये हाई केमिकल शिफ्ट पे शो करेगा और ये वाला कम पे करेगा। तो अगर मैं इसको A कहूँ तो ये आपके पास A का सिग्नल है, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं, ये एक है,
ये हमारे पास बी का आ जाएगा यहाँ पे, और सी का आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास बेंजीन रिंग के जो सारे हैं वो आप उसको डी कह दें तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो किए। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखेंगे और इससे ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।